अभी जैसे ही आपने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो प्ले हुई और आप मुझे देख पा रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है, जब से मैंने ये वीडियो YouTube पर अपलोड की है, तब से लेकर अभी तक ये वीडियो कहाँ स्टोर थी? ये स्टोर थी डेटा सेंटर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा सेंटर्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। साथ ही एनालाइज करूंगी दो ऐसे स्टॉक्स जो अगले 5 से 7 सालों में डेटा सेंटर्स बूम का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा सेंटर्स होते क्या हैं। सोचो, एक बहुत बड़ी और हाईटेक बिल्डिंग है जिसमें हजारों कंप्यूटर्स और सर्वर्स लगे हुए हैं और इन्हें चलाने के लिए 24/7 पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम, फायर सेफ्टी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। अब जितना भी डिजिटल डेटा आप यूज करते हो, चाहे फिर वो यूट्यूब वीडियोस हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, व्हाट्सएप चैट्स, यूपीआई पेमेंट्स, ये सब इसी बिल्डिंग के सर्वर्स में स्टोर्ड होता है। तो जब भी आप ऑनलाइन कुछ करते हो, ये सर्वर्स डेटा को आपके फोन या लैपटॉप तक बहुत ही फास्ट स्पीड से भेजते हैं और वही होता है डेटा सेंटर। अब पिछले कुछ सालों से डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। जैसे 2022 में डेटा सेंटर्स इंडस्ट्री की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी सिर्फ 722 मेगावाट्स थी। पूरी मार्केट सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स की थी और देश भर में बस 8 मिलियन स्क्वायर फीट का ही डेटा सेंटर स्पेस था। लेकिन आज 2025 में पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। इस इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ के 1263 मेगावाट हो गई है, यानी 3 साल में लगभग डबल। मार्केट का साइज करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो गया और 15.9 मिलियन स्क्वायर फीट डेटा सेंटर स्पेस बन चुका है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में 15 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी आई है। और अब आने वाले 5 से 7 साल का सीन बताऊं तो 2030 तक एस्टिमेट है कि पूरी डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी 4500 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, यानी आज से 3.5 गुना ज्यादा। मार्केट साइज 11.6 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हो सकता है और टोटल डेटा सेंटर स्पेस 55 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ सकता है। ऊपर से इसी टाइम पीरियड में 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो क्यों रही है? सिंपल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का बूम, एआई के लिए पावरफुल सर्वर्स की डिमांड, हर गैजेट का इंटरनेट से कनेक्ट होना, 5G का रोल आउट, डेटा लोकलाइजेशन लो जो कहता है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा, और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरफ से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फुल स्पीड से चलना। तो सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ जितनी ज्यादा डिजिटल होगी, डेटा सेंटर्स की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब इस इंडस्ट्री का साइज और ग्रोथ पोटेंशियल तो हमने समझ लिया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि डेटा सेंटर्स वाली कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं। देखो, इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है। ये लोग एक बड़ी सी सिक्योर बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें सर्वर्स रखने के लिए सब कुछ रेडी होता है, जैसे कि पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ। अब इस बिल्डिंग का एक पोर्शन या पूरा फ्लोर ये दूसरी कंपनीज को रेंट पे देते हैं, जहां वो अपने सर्वर्स इंस्टॉल करके अपने डेटा को स्टोर या प्रोसेस करते हैं, और इस रेंट को रैक रेंट या स्पेस लीज बोलते हैं। बस इसी से इनकी स्टेबल मंथली इनकम निकलती है। अब रेंट के अलावा भी डेटा सेंटर्स के पास और इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सर्वर्स को 24/7 चलाने के लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग चाहिए होती है और उसका अलग से पैसा चार्ज किया जाता है। इसके अलावा काफी डेटा सेंटर सिर्फ जगह ही नहीं देते, बल्कि एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सर्वर्स का मेंटेनेंस, डेटा बैकअप, नेटवर्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। ये सब एड ऑन सर्विसेज उनके लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स बन जाती है। तो इस तरह डेटा सेंटर्स एक तरह का हाई टेक गोडाउन होते हैं, जहां स्पेस प्लस सर्विसेज देकर कंपनी से फिक्स्ड और स्टेबल मंथली रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम अपने उन दो स्टॉक्स को देखते हैं जो इस बूम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें हमारा पहला स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स बनाती हैं। अब ये कोई आम कंप्यूटर्स नहीं होते, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स से हजारों गुना फास्ट होते हैं, जो बड़े से बड़े डेटा को सेकंड्स में प्रोसेस कर देते हैं। और आज के टाइम में जब डेटा सेंटर्स का यूज हर जगह हो रहा है, तो उनके लिए ऐसे ही पावरफुल सिस्टम सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं और इन्हीं पावरफुल सिस्टम्स को नेटवेब टेक्नोलॉजीज डिजाइन करती है।
अब नेटवेब अपने कस्टमर्स को मेनली 3 टाइप्स की चीजें प्रोवाइड करती है जो डायरेक्टली डेटा सेंटर्स के काम में आती है। पहली है HPC यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ये ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो एक साथ हजारों नॉर्मल लैपटॉप्स जितना काम कर सकते हैं। इनका यूज वहां होता है जहां बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के डिफेंस प्रोजेक्ट्स, वेदर फोरकास्टिंग या साइंटिफिक रिसर्च। अब नेटवेब पिछले 20 साल से HPC बना रही है और आज भी इसका लगभग 35% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। इसका मतलब डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि आज हर इंडस्ट्री को मैसिव कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, चाहे वो AI हो, साइंटिफिक मॉडलिंग हो या लार्ज स्केल सिमुलेशंस। पहले HPC का ज्यादा यूज गवर्नमेंट सेक्टर में होता था, लेकिन अब ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स की कंपनीज भी इसे अडॉप्ट कर रही हैं। इस अडॉप्शन के पीछे एक मेजर ड्राइवर है NSM 2.0 का लॉन्च, जो HPC कैपेसिटी को और एक्सपेंड करेगा और इसका डायरेक्ट बेनिफिट डेटा सेंटर्स को मिलेगा। अब दूसरी चीज जो नेटवेब प्रोवाइड कराता है वो है HCI यानी कि हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। HCI एक ऑल इन वन बॉक्स सॉल्यूशन है जिसमें सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग ये तीनों काम एक ही मशीन में हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपके ऑफिस में 3 कंप्यूटर्स हैं जिसमें एक डेटा को स्टोर करता है, दूसरा इंटरनेट हैंडल करता है और तीसरा सॉफ्टवेयर रन करता है। तो ऐसे में आपको 3 अलग अलग मशीन्स यूज करनी पड़ती हैं। बट नेटवेब एक ऐसा सिस्टम बनाकर देता है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। अब इससे फायदा ये है कि एक तो स्पेस बचता है, दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है और तीसरा काम स्पीड से होता है। मैनेजमेंट के हिसाब से आज के टाइम में डेटा सेंटर मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि इसका एग्जैक्ट साइज बताना भी मुश्किल है और इसी ग्रोथ के बीच उनके लिए प्राइवेट क्लाउड और HCI दोनों ही एकदम गेम चेंजर बन गए हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि HCI सेगमेंट पिछले 1 साल में 71% की रेट से ग्रो कर रही है। अब तीसरी चीज जो नेटवेब प्रोवाइड कराती है वो और भी एक्साइटिंग है। नेटवेब AI सिस्टम्स बनाती है जो ऐसे स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हैवी काम बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं, जैसे AI चैटबॉट्स बनाना, इमेज रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन। आजकल AI वर्कलोड्स काफी हैवी हो रहे हैं और उन्हें प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर्स में डेडिकेटेड AI सर्वर्स लगाए जाते हैं। तो नेटवेब का Skylus.ai एक ऐसा प्रोडक्ट है जो AI वर्कलोड्स को फास्ट और स्मूथली चलाने में हेल्प करता है, जिससे कंपनीज अपने AI बेस्ड एप्लीकेशंस को डेटा सेंटर्स के थ्रू एफिशिएंटली रन करा सकती हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्रिटिकल डिफेंस सेक्टर में एक लार्ज AI ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। AI सेगमेंट अब एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। इस क्वार्टर में इसका कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 29% रहा, जो ईयर ऑन ईयर 300% की ग्रोथ दिखाता है। पहले AI बिजनेस का सिर्फ 7% था, फिर पिछले साल 15% हुआ और अब मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि ये शेयर 20 से 22% तक पहुंच सकता है। ये क्लियरली दिखाता है कि AI वर्कलोड्स को डेटा सेंटर्स में तेजी से अडॉप्ट किया जा रहा है और नेटवेब उस अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिवली कैप्चर कर रहा है। तो ये तो था नेटवेब का बिजनेस मॉडल। अब एक बार मैं आपको इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। सबसे पहले Q1 में कंपनी का रेवेन्यू देखे तो वो 302 करोड़ का है, जो कि 102% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA 127% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ है। आप टेबल में देख भी सकते हो कि जून 2024 में प्रॉफिट 15 करोड़ था, जो जून 2025 में 31 करोड़ हो गया। अब अगर हम एनुअल परफॉर्मेंस भी देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हुए हैं। ये एक हेल्दी साइन है कि बिजनेस में डिमांड स्ट्रांग है और मैनेजमेंट अपने एक्सपेंशन प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का EPS देखें तो वो भी अच्छे रेट से इंक्रीज हुआ है। EPS ये बताता है कि कंपनी हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, क्योंकि अगर EPS बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स भी ग्रो हो रही हैं। तो 2022 में कंपनी का EPS सिर्फ 4.41 था, जो अभी ऑलमोस्ट 23 पार कर चुका है। मतलब सिर्फ 2-3 सालों में 5 गुना से भी ज्यादा का जंप।
अब अगर मैं आपको नेटवेब की बैलेंस शीट दिखाऊं तो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। नॉन करंट लायबिलिटीज कंपनी के सिर्फ 9 करोड़ हैं, जो एक 12,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए नेग्लिजिबल अमाउंट है। टोटल एसेट्स की जहां तक बात है तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी अपने रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, डेटा सेंटर्स कैपेसिटी और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। अब ऐसी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए तो कंपनी इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकेगी बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। अब इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन का एक प्रूफ है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इस क्वार्टर में 22.4% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30.6%। ये दोनों रेशियोज पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव हुए हैं, जो ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंटली यूज कर रही है। इसके बाद एक और पॉजिटिव चेंज जो कंपनी में आया है वो ये कि पिछले 3 सालों से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना शुरू किया है, जो पहले कभी नहीं देती थी। 2023 में 0.5 पर शेयर, 2024 में ₹2 पर शेयर और 2025 में ₹2.5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया गया। इससे ये सिग्नल मिलता है कि अब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इसका रीजन है कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ। अगर हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशंस देखें तो इसका करंट पी रेशियो 93.23 है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की करंट अर्निंग्स के 93 गुना प्राइस देने को तैयार हैं, जो कि काफी हाई है। अब इतना हाई पी रेशियो के 2-3 रीजंस हैं। पहला तो ये कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए मार्केट फ्यूचर में भी एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी से। दूसरा रीजन है कंपनी का कंप्लीटली डेट फ्री होना, और तीसरा रीजन है कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन। कॉनकॉल्स में मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन 4,000 करोड़ के करीब है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, और इस वजह से मैनेजमेंट को पूरा यकीन है कि कंपनी आगे भी कम से कम 40% के CAGR से ग्रो करेगी। अब जब कंपनी की एक्सपेक्टेशंस इतनी अच्छी हैं, तो मार्केट इस ग्रोथ को शेयर प्राइस में प्राइस इन कर चुकी है। अब अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की ग्रोथ स्लो हुई तो मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है और शेयर प्राइस थोड़ा गिर भी सकता है। इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपका व्यू सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ी महंगी लग रही है, तो अभी के लिए आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, और जैसे ही पीई एक रीजनेबल लेवल पर आ जाए तब आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो ये तो था एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारे फर्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि था नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अब हमारा सेकंड स्टॉक है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है जो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और डेटा सेंटर्स में काम करती है। ये 35 प्लस कंट्रीज में एक्टिव है और 75 सेंटर्स से अपनी सर्विसेज देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साल पहले तक ब्लैक बॉक्स का हाल अच्छा नहीं था। ये एक यूएस बेस्ड स्ट्रगलिंग कंपनी थी, जिसे 2019 में एजीसी नेटवर्क्स ने खरीद लिया और फिर इसका नाम ब्लैक बॉक्स लिमिटेड रखा। उसके बाद इस कंपनी ने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया। 2019 में जहां 79 करोड़ का लॉस था, आज 2025 में वो 205 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। मार्जिन्स भी 2.5% से बढ़कर 8.9% हो गए हैं। मतलब पहले सर्वाइवल मोड में थी, अब फुल ग्रोथ मोड में आ गई है। डेटा सेंटर्स में ब्लैक बॉक्स का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ब्लैक बॉक्स कंपनीज के लिए पूरे डेटा सेंटर को रेडी करके देता है, डिजाइन से लेकर सेटअप तक सब कुछ। इसमें केबलिंग, पावर मैनेजमेंट, कूलिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रैक्स और स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सब कुछ कवर होता है। कंपनी ने कॉनकॉल्स में अपने 5 मेन फोकस एरियाज जो बताए हैं, उनमें से डेटा सेंटर एक की एरिया है। अब बात करें ग्रोथ की, तो यूएस ब्लैक बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि वहां स्केल भी बड़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी सुपर फास्ट है। कंपनी ने कॉनकॉल्स में ये बात बिल्कुल क्लियर की है, जो अभी टैरिफ को लेकर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, उसका इनके बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक और पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी ने एक बड़े हाइपर स्केलर क्लाइंट
जो कि लार्ज स्केल पर क्लाउड और एआई डेटा सेंटर्स ऑपरेट करता है, उससे अपने कैपेक्स बजट को भी इंक्रीज किया है और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से 2032 तक एआई रिलेटेड मार्केट्स 30 से 37% सीएजीआर से ग्रो करेंगी। और इस पूरे ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए ब्लैक बॉक्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और हाँ, सिर्फ यूएस ही नहीं, इंडिया भी कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचो, इंडिया की पॉपुलेशन यूएस से लगभग 4 गुना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी है, जो यूएस के कंपैरिजन में बहुत कम है। और हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर्स में से एक हैं। मतलब डिमांड स्काई हाई है, पर सप्लाई काफी कम, और यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का परफेक्ट चांस है। ब्लैक बॉक्स फ्यूचर में इस गैप का पूरा फायदा उठाना चाहता है और इस डायरेक्शन में कंपनी ने एक बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ 100 करोड़ का 5 ईयर साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है, जो 20,000 प्लस पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज के डिजिटल एसेट्स को सिक्योर करेगा। अब इसके बाद अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो वो मार्च 2025 तक 504 मिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 39 मिलियन ज्यादा है। मतलब ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। सबसे पहले आप इसका रेवेन्यू देखो तो वो 5,967 करोड़ है और इसमें से 15 से 20% रेवेन्यू डेटा सेंटर्स से आता है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये रेवेन्यू पिछले 2-3 साल से ऑलमोस्ट सेम है। जैसे 2023 में 6,309 करोड़ था, 2024 में 6,301 करोड़ और अब 25 में 5,967 करोड़। लेकिन अब अगर आप इसके प्रॉफिट्स को देखोगे तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। 2023 में 24 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 138 करोड़ हुआ, सीधा 5 गुना बढ़ गया, और 2025 में 199 करोड़ हो गया। अब ये जंप इसलिए आया क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और कंपनी मैनेज्ड सर्विसेज पर फोकस कर रही है। मैनेज सर्विसेज का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, सपोर्ट और डेली ऑपरेशंस को मैनेज करती है, जिससे रेगुलर और प्रेडिक्टेबल इनकम आती है। 2023 में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 4% थे, जो 2024 में 7% हो गए और 2025 में 8%, और कंपनी का टारगेट है इसे 11 से 12% तक लेकर जाने का। अब मैनेज सर्विसेज में भी कंपनी का टारगेट इसे बढ़ाने का है। जैसे अभी मैनेज सर्विसेज 33% कंट्रीब्यूट करता है और कंपनी का टारगेट इसे 50% तक लेकर जाने का है। इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी का आधा रेवेन्यू स्टेबल और रिकरिंग सोर्सेज से आ जाएगा, जो स्टेडी कैश फ्लो को इंश्योर करेगा। अब नेक्स्ट कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग लग रही है, बस एक छोटा सा कंसर्न है बोरोइंग्स पर। कंपनी ने पिछले साल ग्रोथ को पुश करने के लिए बोरोइंग्स को बढ़ाया है। जैसे 2025 में टोटल बोरोइंग्स 942 करोड़ हैं, जो 2024 में 743 करोड़ थी। वैसे कंपनी का बोरोइंग्स लेने का आइडिया डेटा सेंटर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को फंड करने का ही है। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.9x के करीब है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी की इनकम उसके लोन के इंटरेस्ट से कितने टाइम्स ज्यादा है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ब्लैक बॉक्स के केस में 2.9x सेफ तो है, बट थोड़ा बॉर्डर पे है। 3.5x तक होता तो ज्यादा सेफ रहता। बट फिर भी अच्छी बात ये है कि बोरोइंग्स बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन्स दोनों इंप्रूव हो रहे हैं, जो ये दिखाता है कि ये पैसा सही जगह लगाया जा रहा है। ऊपर से ब्लैक बॉक्स के पास एक अच्छा ऑर्डर बुक पाइपलाइन है, जिसमें से काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ला सकते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो ब्लैक बॉक्स का पीई रेशियो लगभग 29 है, जो इंडस्ट्री के 38 के एवरेज से नीचे है। मतलब मार्केट अभी इस स्टॉक को थोड़े डिस्काउंट पे वैल्यू कर रहा है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर पाती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर डेट लेवल्स और ज्यादा बढ़ते हैं तो थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है इस स्टॉक में। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो 24.32% है, जो काफी हेल्दी है और इंडस्ट्री के बहुत सारे पीयर्स से ज्यादा है। हाई आरओसीई का मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल ब्लैक बॉक्स ने पिछले कुछ सालों में अपनी कहानी बदल दी है। लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बन गई, मार्जिन्स इंप्रूव किए और डेटा सेंटर प्लस मैनेज सर्विसेज जैसे हाई ग्रोथ एरियाज पर फोकस कर रही है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है,
ROCE इम्प्रेसिव है और वैल्यूएशंस भी इंडस्ट्री से नीचे हैं। हाँ, बोरोइंग्स थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन अगर ये पैसा सही जगह लगता रहा और प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन रही तो लॉन्ग टर्म में ब्लैक बॉक्स एक इंटरेस्टिंग प्लेयर बन सकता है, स्पेशली डेटा सेंटर स्पेस में। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आने वाले सालों में डेटा सेंटर्स का सीन जबरदस्त होने वाला है और नेटवेब और ब्लैक बॉक्स दोनों अपने अपने तरीके से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। नेटवेब हाईटेक सर्वर्स और एआई सिस्टम्स बनाता है और ब्लैक बॉक्स पूरा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करता है। अगर इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी ग्लोबल लेवल के आसपास पहुंच गई तो इन दोनों के लिए ये ग्रोथ का गोल्डन टाइम हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने डेटा सेंटर सेक्टर से रिलेटेड 2 स्टॉक्स का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो में मैं किन स्टॉक्स का या फिर किस सेक्टर के स्टॉक्स का एनालिसिस करूं ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।